और एफपीओ की जरूरत क्यों पड़ी और हरियाणा सरकार ने इसकी तरफ क्या कदम बढ़ाए हैं और अब तक एफपीओ के लिए कितना कार्य किया है और आगे की क्या योजना है। नेक्स्ट पवन, एफपीओ बनाने के लिए क्या पॉलिसी है, क्या नियमावली भारत सरकार ने बनाई है। 2013 में भारत सरकार ने एक पॉलिसी का गठन किया जिसके अंतर्गत एफपीओ के निर्माण का कार्य सारे भारतवर्ष में शुरू हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आज पूरे भारत की अगर मैं बात करूं तो 5000 से ज्यादा एफपीओ का गठन हो चुका है और बहुत सी एफपीओ दूसरे राज्यों में बड़ा अच्छा कार्य, बड़ा अच्छा बिजनेस कर रही हैं और उनका टर्नओवर कई उनका करोड़ों से भी ऊपर है। वो एक संयुक्त समूह में कार्य करके आगे बढ़ रहे हैं। वो ही सपना हमारा हरियाणा से है। हरियाणा सरकार ने भी इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पॉलिसी बनाई। जो भारत सरकार की पॉलिसी थी उसमें मैं आपको बता दूं कि कम से कम 1000 किसानों का जोड़ना एक एफपीओ में अनिवार्य था, तभी वो एफपीओ सरकारी स्कीमों का लाभ उठा सकती थी। तो हमने ये सोचा कि हरियाणा में, जैसा मेरा भी 40 साल से ऊपर का अनुभव है, मैं दूसरे कंट्रीज में भी बहुत गया हूँ, साउथ कोरिया भी जाके आया हूँ, इजराइल में मैं 1 महीना रहा, वहाँ कैसे खेती होती है, कैसे किसान वहाँ समूह में खेती करते हैं। तो उसी सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए हमारे आदरणीय डॉक्टर अर्जुन सिंह सैनी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई और उसमें हमने अपने विचार रखे और हमने फील्ड से भी विचार लिए कि सर हमारी स्टेट में 1000 लोगों को इकट्ठा करना संभव नहीं है, तो हमें छोटे आकार की एफपीओ बनाने पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो साहब ने हमारी बात बड़े गौर से सुनी और उसको एक नीतिगत फैसले के अंदर अमली पहुंचाने की कोशिश की। तो इसलिए जो भारत सरकार की नीति है एफपीओ फॉर्मेशन की, बाकी पहलू तो हमने वो ही रखे हैं भी एफपीओ का गठन कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या क्या चाहिए, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए हमने अपना काम आगे बढ़ाया है। पर हमने हरियाणा में 25 सदस्यों से लेके 150 सदस्यों तक की एफपीओ की भी कार्य शुरू कर दिया है, जो कि बड़ा आसान है। हमने राज्य में 300 बागवानी क्लस्टर का चिन्हित किया है और उनकी एक बुकलेट तैयार करके हमारी वेबसाइट पे डाली है। कोई भी किसान भाई, कोई भी एफपीओ उन क्लस्टर में जा सकता है। अगर पहले से वहां पे एफपीओ है तो वो उस बागवानी क्षेत्र की पहचान कर सकता है और अपने आप को एग्री बिजनेस के मोड में ला सकता है। फिर भी अगर वहां पे अच्छा क्षेत्र है, कोई दूसरी एफपीओ भी है, चाहे अभी पिछले हफ्ते गांव पदाना जिला करनाल में एक इश्यू चल रहा था, 20 किसान एक तरफ थे, 15 किसान एक तरफ थे और एक माँ पहले से भी एफपीओ बनी हुई है, उसके साथ जुड़ना नहीं चाहते थे, इकट्ठा होना नहीं चाहते थे। मुझे जांच अधिकारी के तौर पे विभाग ने वहां भेजा, मैंने उन किसानों को चौपाल में इकट्ठा किया, उनकी मंशा पूछी और उस गांव का क्षेत्र का पोटेंशियल भी देखने की कोशिश की। तो यूंकि गांव पदाना टमाटर का एक बहुत अच्छा क्लस्टर है, वहाँ छोटी छोटी एफपीओ 2 नहीं 3-4 भी कार्य कर सकती हैं। ऐसे बड़े प्रोजेक्ट नहीं तो छोटे प्रोजेक्ट भी 20 लाख तक के वहाँ 2, 3, 4 लगाए जा सकते हैं। वहाँ का टमाटर वहाँ पे ग्रेड करके, वैल्यू एडिशन करके, ब्रांडिंग करके, अच्छी पैकिंग करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और देश की अच्छी बड़ी मंडियों में भी बेच के किसान उसके अच्छे पैसे, अच्छे दाम ले सकते हैं। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अब कोई ज्यादा बड़े काफी लोगों को इकट्ठा करने की बात नहीं है, आप 25, 50, 75, 100 तक की एफपीओ भी बना सकते हैं। उसके लिए हमने आपकी सेवा के लिए, आपके मार्गदर्शन के लिए, आपकी हेल्प के लिए, आपकी सहायता के लिए हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डीपीसी नियुक्त किया हुआ है, जिसे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर का पद दिया हुआ है। उसका कार्य ही है कि वो आप लोगों से मिले, आपके कागजात इकट्ठे करे, आपकी फाइल ले और इस कार्य हेतु सफैक ने
27 सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट जो ये कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हैं भारत सरकार से, आरओसी से, एमसीए से, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से, कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत ये एफपीओ रजिस्टर्ड करवाई जाती हैं। उसके बाद इसको एफटीसी का रूप मिलता है। तो उस कार्य के लिए भी हमने 27 सीए जो कि सारे हरियाणा से हैं, हर जिले में आपको मिल जाएंगे। तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है वो भी शुरू में सफैक ही बैन करेगी। अगर आप हमारे डीपीसी के माध्यम से नई एफपीओ या छोटी एफपीओ बनाने के लिए फाइलें सबमिट करोगे तो उसकी जो 10,384 रुपए रजिस्ट्रेशन कॉस्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जाती है, वो भी सफैक ही बैन करेगी और आपकी एफपीओ रजिस्टर्ड करवा कर आपको देगी। सिन नंबर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आएगा वो आपके एफपीओ तक हमारा डीपीसी देकर आएगा। उसके बाद जब एक कंपनी गठित हो जाती है, एफपीसी बन जाती है, तो एफपीसी की बहुत सी जिम्मेवारियां भी शुरू हो जाती हैं। इसमें दो तरह के मेंबर रहते हैं। 10 तो जो प्रमोटर डायरेक्टर होते हैं, जो कंपनी को शुरुआती दौर में चलाते हैं, जो डायरेक्टर कराते हैं। दूसरे जितने भी फार्मर जुड़ते जाएंगे वो लीड फार्मर कराएंगे। तो इनकी ट्रेनिंग भी, इनको ट्रेंड करना भी सफैक 3 साल तक अपना जिम्मा समझती है, अपनी नैतिक जिम्मेवारी रहती है। तो जो बोर्ड और डायरेक्टर हैं उनकी हम 2 दिन की ऐसी ट्रेनिंग और बाहर के राज्यों की विजिट, भी वहां पे एफपीओ कैसे काम कर रही हैं और कितना अच्छा काम वो कर रही हैं, कितना करोड़ों का बिजनेस वो ले रही हैं और कर रही हैं। अभी हाल ही में मैंने 2 ग्रुप, एक नासिक में और 2 ग्रुप नासिक महाराष्ट्र में और एक बेंगलोर में भेजा। पहले ग्रुप के साथ मैं भी था, कुछ एफपीओ भाई भी मैं देख रहा हूं कि उस ग्रुप में थे, जैसे तुर्का जी हैं हमारे यहाँ पे, तुर्का बागवानी एफपीओ से, और भी कोई होंगे। तो वहां पे हमने जो सादरी एफपीओ देखी, उस एफपीओ के साथ 4,000 से ज्यादा ग्रेप ग्रोवर मेंबर शेयर होल्डर रजिस्टर के रूप में जुड़े हुए थे और उस कंपनी का एफपीओ का टर्नओवर 400 करोड़ से भी ज्यादा का था। उन्होंने भी एक इससे भी बड़ा प्रोजेक्ट प्रोसेसिंग का भी प्रोजेक्ट और इंटीग्रेटेड पैक हाउस भी वहां लगाया हुआ है और उस क्षेत्र में 10,000 एकड़ में जितना भी ग्रेप्स है वो सारा ग्रेप वो खरीद के एफपीओ और दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करती है। उससे जो भी प्रॉफिट, जो मार्जिन आता है, उसी तरह से फार्मर में शेयर हो जाता है। तो एफपीओ बनाने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि समूह में खेती करोगे, माल इकट्ठा होगा, उत्पादन इकट्ठा होगा, फिर उत्पादन ऐसे प्रोजेक्टों में ग्रेड, पैकिंग, ब्रांडिंग बहुत अच्छा तरह से, तो व्यापारी अपने आप यहाँ आएगा। जो बिग बायर हैं वो अपने आप, उनको पता लग जाएगा कि वहां पे उस प्रोजेक्ट हाउस पे, पैक हाउस पे 500 क्विंटल टमाटर, 500 क्विंटल पोटैटो, चिल्ली मिर्च, शिमला मिर्च वहां हमें मिल सकती है। तो आपकी प्रोड्यूस यहीं से ही सीधी बिक्री में चली जाएगी। आपको छोटी छोटी मंडियों में जाने की जरूरत नहीं है। कोई आज के दिन क्या हम देखते हैं, किसानों की क्या दशा है, जो मंडियों में एक किसान 2 बोरी गाजर ले जा रहा है, रख दी, शाम तक वो बिकती नहीं, बिकेगी तो 5 रुपए किलो और वो लोकल में रेट चल रहा है 25 रुपए किलो। तो इसलिए आपकी फिर दूसरी जो इसका फायदा है, अगर 2 दिन व्यापारी नहीं आता, 3 दिन व्यापारी नहीं आता, रेट मंदा है, तो इसके अंदर कोल्ड स्टोर भी है, इसके अंदर शीत गृह भी है, जिसमें आपकी प्रोड्यूस ग्रेडिंग के बाद कुछ समय के लिए रखी जा सकती है और जिस दिन भी रेट बढ़े आप यहाँ से सेल कर सकते हो। तो इन प्रोजेक्टों का एफपीओ को किसानों को सामूहिक रूप में इकट्ठा करने के लिए अहम भूमिका है। अब तक मैं बात करूं हरियाणा की, तो हरियाणा में कुल 409 एफपीओ का गठन हो चुका है, जिसमें से 210 एफपीओ सफैक ने बागवानी से संबंधित बनवाई है। 409 एफपीओ के अंदर दूध मिल्क की भी एफपीओ है, हनी की भी एफपीओ है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड भी एफपीओ है और कुछ मिक्स एफपीओ भी हैं, जिनके साथ अलग अलग सदस्य जुड़े हुए हैं। किसी में 5,000, किसी में 2,000, को जो पुरानी हमारी 10 एफपीओ थी उनमें 1,000 मेंबर तक भी पहुंच गए हैं और उनका टर्नओवर भी शुरू हो चुका है। तो इसलिए
एफपीओ के गठन के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एफपीओ है क्या, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे पहला स्टेप ये है कि एफपीओ इज ए डेमोक्रेटिक बॉडी, इट इज नॉट ए डिक्टेटरशिप और ए कंपनी ऑफ ए सिंगल पर्सन, दिस इज ए कंपनी बाय द फार्मर फॉर द फार्मर। टोटली जो काम एफपीओ होगा वो डेमोक्रेटिक सिस्टम से होगा, किसी भी तरह की डिक्टेटर टाइप सिस्टम इसमें नहीं चल सकता। जो 10 डायरेक्टर रेजोल्यूशन डालेंगे, जो फैसला करेंगे वो सभी अन्य मेंबरों पे एक बार लागू होगा। अगर किसी दूसरे मेंबर ने कोई तराज है या वो कहते हैं कि फैसला ठीक नहीं हुआ, तो इसमें सबसे बड़ा प्रावधान जो दिया गया है, एक वोट एक शेयर, जिसके पास 1 रुपए का भी शेयर है उसका भी 1 वोट का अधिकार है। और मैं अमीर डायरेक्टर हूं, मेरे पास 50,000 के शेयर है तो भी मेरा 1 ही वोट का अधिकार है। तो एनुअल जनरल मीटिंग में अगर किसी डायरेक्टर की रिप्लेसमेंट करनी है, कोई डायरेक्टर बन के तो बैठ गया लेकिन कोई काम नहीं कर रहा, किसी मीटिंग में नहीं आता, कोई आइडिया नहीं देता, कोई फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। पर रेजुलेशन के थ्रू उन डायरेक्टर की सहमति से उसको रिमूव करके उसके आएंगे, हाँ कर देंगे। फिर अभी तो मैं बात कर रहा था रोल ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की। तो उनकी अपनी जिम्मेवारियां हैं एफपीओ को चलाने के लिए। कहाँ से फंड्स आएंगे, कैसे फंड को मैनेजमेंट करना है, कहाँ से हमें बिजनेस लेके आना है, हमने प्रोड्यूस कहाँ भेजनी है, डिमांड कहाँ पे है, कैसे उसको हम मैनेज करेंगे। ये बोर्ड ऑफ बीओडी बॉडी जो एफपीओ गया है, ये उनकी जिम्मेवारी है। अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रुचि नहीं लेगा, मीटिंग में नहीं आएगा, तो इसके लिए प्रावधान भी इस एक्ट में बहुत ज्यादा है। उस पर पेनल्टी भी आ सकती है, उसको नोटिस भी आ सकता है। हर तरह से जैसे दूसरी कंपनियों पे लॉ लागू होता है, एफपीओ पे ही ये लॉ लागू है। जहां तक सरकार ने एफपीओ के लिए बहुत सी सुविधाओं का प्रावधान किया है, तो उतने ही इसमें कुछ कंप्लाइंसेज भी हैं, कुछ प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होती हैं। तो इसलिए एफपीओ के चलाने का पूर्ण मुद्दा बीओडी पे निर्भर करता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मेरा अनुरोध है कि अगर वो एफपीओ के डायरेक्टर बन गए तो वो हर तरह का लाइसेंस हर तरह से रखें, सफैक से रखें, दूसरी एजेंसियां हैं, डिपार्टमेंट की स्कीमें हैं, एनिमल हस्बेंड्री की हैं, फिशरीज की हैं, हनी की हैं, नंबर ऑफ स्कीमों में एफपीओ के लिए सब्सिडी का प्रावधान है। तो उन डिपार्टमेंट से मिलके अपने पूरे एफपीओ का प्रोजेक्ट दें। ये मत सोचें कि भी 10 आदमी ही इस कंपनी के मालिक है। अगर उसमें 150 फार्मर ऐड हो गए तो 150 की स्कीम बना के दें भी उसमें कितनी खरबूजा लगाना है, कितना घिया लगाना है, हाइब्रिड लगाना है, ओपन में लगाना है, कितनी लो टनल लगानी है, कितना उसका खर्चा आएगा। इस तरह से प्रोजेक्ट बना के वो भिन्न भिन्न विभागों को सबमिट करे एफपीओ, तो वो विभाग निश्चित ही एफपीओ को उतना बजट, उतना प्रोजेक्ट आउटले जरूर देगा और उनकी थ्रू से ही वो इम्प्लीमेंटेशन होगी, प्रॉपर यूटिलाइज होगा। अब मैं बात करता हूँ लीड फार्मर की। जो अन्य फार्मर इसके साथ जुड़े हैं उनको भी हमने ट्रेनिंगें कराई है, विजिट मैंने कराई है। पूरे हरियाणा के जितने भी हमारे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हैं उन पे उनको घुमाया है। वहां पे जो क्रॉप्स हो रही हैं, जो टेक्निक्स वहां पे यूज की जा रही हैं, जो बढ़िया खाद, बीज, अच्छे सीड वहां पे यूज किए जा रहे हैं और किसानों को दिए जा रहे हैं, उसकी पनीरी, उसके पौधे, हर चीज। तो उनका रोल ये है किसानों का कि बीओडी जब भी उनको किसी ट्रेनिंग में भेजे तो वो ट्रेनिंग लेने आने के बाद वो एफपीओ के जो दूसरे किसान हैं उनके साथ साझा करे, उनके साथ नुक्कड़ मीटिंग करे, शाम को बैठे और उनको बताए कि भी ये चीज वहां पे मैं देख के आया था, ये मिलती है। अगर हम सभी एफपीओ के किसान भाई मिलकर उस सेंटर से ये टेक्निक ले लें और ये इनपुट ले लें तो अपनी आमदनी भी बढ़ेगी, अपना प्रॉफिट भी बढ़ेगा, आय भी दुगनी होगी। तो ये लीड फार्मर की भूमिका है। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एफपीओ क्या है। सिंपल 2 लाइन की डेफिनेशन है। एफपीओ जो है कुछ चंद किसानों द्वारा बैठ के ये सोचना कि क्या काम करें कि भी हर महीने, हर दिन, हर साल कुछ ना कुछ कोई आमदनी हो, क्या ऐसा काम शुरू करें। वो सिर्फ एक एफपीओ या एफपीसी के माध्यम से ही है। उसके बाद फिर फार्मर को जोड़ना, फार्मर की मोबिलाइजेशन,
जितने फार्मर आप एफपीओ के साथ जोड़ते जाओगे, जितने किसान भाई आप जोड़ते जाओगे, उतना ही आपका सरकार से स्कीमों का फायदा लेने का दायरा बढ़ता जाएगा। और इस मोबिलाइजेशन के लिए भी सफायक आपको 25,000 तक की एक सहायता प्रति वर्ष देगी 3 साल तक, ताकि आप उस पैसे से अपने क्लस्टर में जाके किसानों को 20-20, 30-30, 50 किसानों को इकट्ठा करके और उनको ये मोटिवेट करो कि आप हमारे साथ जुड़ो। और उसकी चाय पानी छोटा मोटा 10 सेंट के लिए ये सहायता दी जाती है। और उससे जितने भी किसान उभर के आए उनको शेयर होल्डर मेंबर बनाओ और उनको शेयर सर्टिफिकेट इशू करो। तो ये एक सहायता स्पैक की तरफ से एफपीओ को मोबिलाइजेशन के लिए दी जाती है। दूसरी सहायता मैं आपको बताऊं कि जब मोबिलाइज होकर आप एक निश्चित नंबर ऑफ 150 फार्मर को आप जोड़ लेते हो और वो 150 फार्मर आप हमारे डीपीसी के माध्यम से हमारे पोर्टल पे, सफैक के पोर्टल पे रजिस्टर्ड करवा देते हो और अपनी एफपीओ को आप हमारे स्पैक में इनलिस्ट करवा लेते हो, तो आपको दूसरी जो सहायताएं हैं, जैसे आपको ऑफिस भी चाहिए, कार्यालय भी एफपीओ ने बनाना है, उसका किराया 20,000 रुपये प्रति वर्ष सफैक आपको देगी। और उसके अलावा उस ऑफिस में आईटी, कंप्यूटर, मेज, कुर्सी, चेयरमैन साहब के लिए भी एक रिवॉल्विंग कुर्सी चाहिए है, बाकी कुर्सियां मेंबर की मीटिंग के लिए चाहिए, टेबल चाहिए, अलमारी चाहिए, उसके लिए भी एक मुश्त 80,000 रुपये एक बार में सफैक एफपीओ को देगी। उससे वो सारा सामान खरीद के अपना ऑफिस बढ़िया सा कंपनी के ऑफिस की तरह सजा सकता है। कई हमारे एफपीओ ने अपने बढ़िया ऑफिस सजा के उसका उद्घाटन भी करवाया है और कई उद्घाटन की तैयारी में भी है। तो एक ये बड़ी सहायता है। तीसरी मैं कहूँ कि कई बार ठीक है कि आपके पास और भी घर के काम है, डायरेक्टर साहब आप भी खेती करते हैं, लीड फार्मर भी खेती करते हैं, कभी इधर भी आना है तो वो डेली क्लस्टर में नहीं जा सकते, परंतु वो एक एलआरपी नियुक्त कर सकते हैं। एलआरपी से मेरा मतलब है लोकल रिसोर्स पर्सन, एक कोई ग्रेजुएट +2 लड़का जो उस एरिया की सारी ज्योग्राफी को जानता हो, उस एरिया की फसलों के बारे में जानता हो, उस एरिया के किसानों के बिहेवियर के बारे में जानता हो, तो उसको रख सकते हैं। उसकी जो तनख्वाह है वो 3,000 रुपये, 1,000 रुपये उसके तेल पानी का खर्चा, मोटरसाइकिल पे जाने का यात्रा भत्ता, यानी कि 4,000, तो 48,000 रुपये साल के हमारी स्पैक ये भी एफपीओ को देती है। तो वो लड़का जगह जगह घूमेगा, फार्मर की मीटिंग करेगा, उससे आउटपुट लेके आएगा, 5 मेंबर ले आए, 10 ले आए, 15 ले आए, साथ में आधा दिन आपके एफपीओ के सारे रिकॉर्ड को भी मेंटेन करेगा, क्योंकि जिम्मेवारियां भी बहुत हैं, कंप्लायंस भी बहुत है। पूरा रिकॉर्ड एफपीओ का कंप्यूटर पे सारा चढ़ाएगा और तुम्हें दिखाएगा। और फिर बात करें हम अगर लीगल कंप्लायंसेज की, क्योंकि कुछ बहुत सी ऐसी इसमें कंप्लायंसेज हैं जो कि हमारे बीओडी एफपीओ इतने पढ़े लिखे नहीं है, वो इसको नहीं उठा सकते, कर सकते, और जाते हैं तो सीए उसकी फीस मांगता है। उसके लिए भी हमने 10,000 रुपये तक प्रति ईयर एक प्रावधान किया है कि आप किसी सीए से वो काम करवा सकते हो, जो आपकी सारी कंप्लायंसेज टाइमली पूरी करेगा। और इसके अलावा जो है, अगर 1 साल तक एफपीओ सक्सेसफुली अपना सारा कार्य सेट कर लेती है, सभी कंप्लायंसेज कर लेती है, सभी मेंबर जोड़ लेती है, तो उसको ईजीएफ इक्विटी ग्रांट फंड एक मुश्त राशि वो भी सहायक आपको प्रोवाइड करेगी। और इसके साथ मैं बता दूं कि अगर आप 500 मेंबर और एक वुमेन लेडी डायरेक्टर आपकी कंपनी में है एफपीओ में, तो भारत सरकार से आप ईसीजीएफ के रूम में कितने 15 लाख तक की राशि वो आपको किसी कार्य के लिए, बिजनेस के लिए देती है। तो एफपीओ बनाने के आगे भी टाइम ऐसा आ रहा है कि सरकार की मंशा ये है कि हर फार्मर की आय दुगनी हो, और दुगनी हो तभी संभव है अगर किसान सामूहिक रूप में खेती करेगा, सामूहिक रूप में उसकी बिक्री करेगा और बड़ा बढ़िया अपना ब्रांड बनाकर बेचेगा। तो आगे आने वाले समय जो है वो एफपीओ का है। धीरे धीरे सभी सरकारी स्कीमें एफपीओ के माध्यम से इम्प्लीमेंटेशन होगी। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज्यादा से ज्यादा किसी न किसी एफपीओ से जरूर जुड़ें, उसका मेंबर जरूर बने।
उन एफपीओ को सफैक में इनलिस्ट कैसे करवाना है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो आपके अगर पहले से आपकी एफपीओ यहाँ पे, आज हमने 16 एफपीओ से 570 फार्मर को इनवाइट किया था इस समारोह में भाग लेने के लिए। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि 16 एफपीओ के कुछ ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ जरूर मौजूद है। तो उनसे मेरा अनुरोध है कि एफपीओ का सफैक में इनलिस्ट करवाना भी बड़ा अनिवार्य है। तो उसके लिए आपने जो डॉक्यूमेंट देने हैं उसके लिए हमारे डीपीसी से कांटेक्ट करें, वो अपने आप आपके डॉक्यूमेंट्स बताएगा, कलेक्ट करके हमें मेल पे भेजेगा और हाँ सफैक वहां पे आपकी एफपीओ को इनलिस्ट करके एक यूनिक आईडी नंबर आपको प्रोवाइड करवाएगी। बैकवर्ड लिंकेज में क्या हेल्प कर रहा है, क्या मदद कर रहा है, इसके लिए भी सफैक ने बहुत सी ऐसी स्कीमें, सीसीडीपी स्कीमें बनाई हैं जिसके अंतर्गत आपको एफपीओ के मेंबर होने के नाते उस पे 50% से लेकर 90% तक का अनुदान दिया जाता है। तो इसलिए भी आपका एफपीओ के साथ जुड़ना बड़ा जरूरी है और एफपीओ के मेंबर बनना बड़ा जरूरी है। तरीके से सफैक आपकी मार्केटिंग में भी पूरी मदद करेगा। जब आपका सामूहिक उत्पादन एक जगह होगा, ऐसे प्रोजेक्टों में वहां पे ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, वैल्यू एडिशन सब कुछ होगी, तो सफैक ने एक बहुत अच्छी मार्केटिंग टीम का भी उसका प्रोविजन किया है और वो टीम में हर तरह के प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं जो कि E&Y अर्नेस्ट एंड यंग से हैं। उनको पूरे इंडिया का, पूरे वर्ल्ड का हर तरह का मार्केटिंग का ज्ञान है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ पे सप्लाई है, कहाँ पे डेफिसिट है, उसी तरीके से वो आपका ज्ञानवर्धन करेंगे और आपकी मार्केट में हर तरह से सहायता करेंगे। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हमने स्टेट में 393 क्लस्टर आइडेंटिफाई किए हैं जो कि हॉर्टिकल्चर का क्लस्टर है और उसमें हॉर्टिकल्चर से संबंधित कोई ना कोई क्रॉप किसान भाई जरूर ले रहे हैं। कहीं टमाटर का क्लस्टर है, तो कहीं कैरेट का क्लस्टर है, तो कहीं कॉलीफ्लावर का क्लस्टर है, कहीं मटर का क्लस्टर है। तो क्लस्टर वाइज जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ये प्रोजेक्ट भी उसी तरीके से क्लस्टर वाइज ही दिए जा रहे हैं। जिस क्लस्टर में अगर टमाटर और आलू 2 ही हैं तो वो छोटा प्रोजेक्ट बन जाता है, वो 2 की बन जाती है। अगर किसी में 4 हैं तो एफपीओ उसके बाद उसमें ऐड ऑन कर सकता है। अगर उसी क्लस्टर में कल को अगर स्ट्रॉबेरी शुरू होगी तो उसमें स्ट्रॉबेरी का कंपोनेंट भी एफपीओ ऐड करवा सकता है। तो इसलिए आप जो एफपीओ बन चुकी हैं, 44 को तो एलओआई हमने सफैक ने इशू कर दी है, लेकिन जो एफपीओ अभी रह रही हैं उनसे भी निवेदन है कि आप इस कार्य के लिए हमारे डीपीसी से मिलें और अपने एलओआई से संबंधित केस सफैक को भिजवाएं। और जिन एफपीओ को एलओआई इशू हो चुकी हैं उनसे भी निवेदन है कि वो जल्द से जल्द अपनी डीपीआर, अपने प्रोजेक्ट सफैक को ऑनलाइन करने का कष्ट करें ताकि उनके प्रोजेक्ट को आगे स्वीकृति मिले और वो भी ग्राउंड में इनकी तरह आ सके। और इसके लिए हर तरह के प्रोजेक्ट, छोटे, मझोले, बड़े, तीनों तरह का वहां पे प्रावधान है। तो आपको जो एलओआई मिली है उसके आधार पे आप अपने एक अच्छे कंसल्टेंट से मिलें, सीए से मिलें, अपनी प्रोजेक्ट तैयार करके ऑनलाइन सफैक में अप्लाई करें। वहां पे 3 टायर सिस्टम है, उसके बारे में मेरे साथी दीपक जी आपको बता देंगे। और उसके बाद आपका प्रोजेक्ट सैंक्शन हो गया, जैसे ये हुआ आपका निर्माण शुरू हो जाएगा, कार्य एक दिन कंप्लीट हुआ, उद्घाटन होगा, कार्य शुरू हो जाएगा। और लक्ष्य ये है कि आने वाले 2 साल में ऐसे 140 वो सीसीडीपी प्रोजेक्ट की ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए। तो जो हमारा वेब मेंटर पोर्टल है वो एफपीओ की फॉर्मेशन में काम करता है, जिसके लिए मैं राज्य स्तर पर स्टेट प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर, एग्री बिजनेस मैनेजर फॉर फॉर्मेशन ऑफ एफपीओ का कार्य देखता हूँ। अगर किसी भाई ने मेरा नंबर नोट करना हो, मेरा नाम डॉक्टर परशुराम है और मेरा नंबर 98 762 66 229 है। आप सहर्ष सुबह 9 से 5 बजे तक इस नंबर पे
एफपीओ की फॉर्मेशन के बारे में, एफपीओ के किसी प्रकार की भी कार्य रचना के बारे में मेरे से पूछ सकते हो। आपकी हर तरह से वेलकम होगा।